जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आगामी 6 दिसंबर को चैत्य भूमि पर 65वीं महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करने के लिए आ रहे अनुयायियों के लिए स्थिति साफ होती नजर आ रही है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने पत्रकार वार्ता में चैत्य भूमि स्थित आयोजन को लेकर स्पष्टता रखी, जिसमें कहा गया कि चैत्य भूमि पर सभी को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन दर्शन का भी पर्याय रखा गया था, जिसे सकारात्मक रूप से लिया गया। हालांकि मुंबई मनपा चैत्य भूमि वास्तु पर फूल मालाओं की सजावट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो दुख होने का दिन है। चैत्य भूमि का दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्षेपण किया जाएगा। सुरक्षा से जुड़े सभी सज्जो समन की तैयारी पूरी कर ली गई है। हर साल चैत्य भूमि पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाती है, जो कि इस साल भी की जाएगी। भले ही चैत्य भूमि पर दर्शन की पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शनधारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मीडियाच्या माध्यमातून असेल, आपण सगळ्या स्तरावर ते ऑनलाईन दर्शन ठेवलेलं आहे आणि महानगरपालिका या सगळ्याला तुमच्यासाठी सज्ज आहे। त्याच्यात आमचाही सहभाग असणार। आपल्या विविध संस्था आहेत, महानगरपालिकेची एक नियोजित बनवलेली कमिटी आहे, ती सगळे नगरसेवकही तिथे काम करतील। आणि मला वाटतं एकंदर आता जे आपले परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या असलेल्या अनुयायांच्या अनेक पक्ष आहेत, संस्था आहेत, त्यांचे सगळे लीडर आज, त्यांचे सगळे नेते आज उद्यामध्ये तेही स्वतः संबोधित करणार आहेत। आणि मला वाटतं सर्वांना अगदी हात जोडून विनंती की आपण अभिवादन तर नक्की करायचंय, कोणालाही बंदी नाही, पण ओमायक्रॉनचं जे संकट आलंय त्या संकटाचा पण थोडा विचार करावा लागेल, कारण ते जागतिक स्तरावर आपल्याला दिसतंय। त्यामुळे माझं कुटुंब माझी जबाबदारी या दायरेत राहून आपल्याला हा 65वा महापरिनिर्वाण दिन साजरा म्हणणार नाही, पण अभिवादनाचा दिन हा आपल्याला सर्वांनी मिळून करूया। कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची सर्वांनी मिळून काळजी घेऊ। पोलीस तैनात असणार आहेत, त्याचप्रमाणे लेडी पोलीस नाही असणार आहे, पुरुष BSTची तैनात असणार आहे। रेल्वेचं पत्र ऑलरेडी गेलेली आहे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने ते केलेले आहे। त्यामुळे रेल्वेनी त्या पद्धतीने केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे तेही काम करतील। इथे आल्यानंतर त्यांच्यासाठी असणारी बेस्ट सेवा ही आपण ठेवलेली आहे। त्यामुळे कोणी असा काल परवा काही काढा गोष्टी आल्या विश्वास न ठेवता जे आपले या संघटनेमध्ये काम करणारी जी नेते मंडळी आहेत त्यांच्या ते स्वतः फेसबुक लाईव्ह करून ते स्वतः लोकांबरोबर बोलून तेही आज उद्या परवापर्यंत लोकांना संबोधित करतील। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून कोविड-19 कोरोना आणि नवीन आलेलं ओमायक्रॉनचं संकट लक्षात घेता कसं करायचं हे प्रत्येकाने ठरवा। आणि तुम्ही आल्यानंतर तुमचं जे आलेल्या अनुयायांचं इथे असणारी जी सेवा आहे ती आम्ही सेवा द्यायला तयार आहोत, सेवा देत राहणार। त्यामुळे कुठेही गडबड होता कामा नये ह्याची काळजी जशी आम्ही घेऊ तसे आमचे लीडर लोक तेही घेणार आहेत। त्यामुळे सर्व अनुयायांना मनापासून विनंती आणि एक अभिवादन करायला आपण नक्की या, फक्त या नियमांचं पालन व्हायला पाहिजे एवढं मात्र। देश की राजनीति में विपक्ष के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सियासी जंग में जहां टीएमसी दावा ठोक रही है, वहीं कांग्रेस खुद को सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला दे रही है। अब इसे लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी सामने से प्रतिक्रिया आई है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हारी है। ऐसे में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है।
जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दे। आगामी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर सरकार की ओर से एक जीआर निकाला गया है, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर के परपोते राजरत्न अम्बेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि सरकार की ओर से निकाले गए जीआर में ये साफ साफ कहा गया है कि 6 दिसंबर के अवसर पर आप घर से ही चैत्य भूमि के दर्शन करें। लेकिन क्या ये बंदिशें सिर्फ 6 दिसंबर को ही सरकार को याद आती है? 6 दिसंबर 2021 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण को 65 साल हो रहे हैं और हमेशा की तरह लाखों लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए मुंबई में दादर में चैत्य भूमि यहां पर आया करते हैं। इस साल जानबूझकर ये संभ्रम लोगों में, अम्बेडकर अनुयायियों में फैलाया गया है कि चैत्य भूमि इस साल बंद है। ऐसे कोई भी निर्देश हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, चैत्य भूमि बंद करने के आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के सभी अनुयायियों को ये बताना चाहता हूं कि चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए खुली है। महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर निकाला है, उस जीआर में, गवर्नमेंट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि आप लोग चैत्य भूमि ना आए। ये चैत्य भूमि को अभिवादन करने का जो कार्यक्रम है, ये दूरदर्शन के टीवी पर दिखाया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठकर ही बाबा साहब को अभिवादन करें। इस तरह का जीआर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने निकाला है। अगर घर पर ही बैठकर बाबा साहब को अभिवादन किया जा सकता है, तो घर पर ही बैठकर आप लोग कुंभ मेला क्यों नहीं, वहां पर कुंभ मेले के ही दर्शन क्यों नहीं करते? आप लोग घर पर ही बैठकर जो जिस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वो घर पर ही बैठकर क्यों नहीं किया? तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने की बारी आती है, तो हम लोगों ने दूरदर्शन के टीवी पर बैठकर बाबा साहब को अभिवादन करना है। लेकिन जब कुंभ मेले की बारी आती है, तो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में, बाकी के जगहों पर इकट्ठा होते हैं, तब वहां पर कोरोना का संकट नहीं होता। लेकिन अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने की जब नौबत आई है, बारी आती है, तब इन्हें कोरोना का संकट दिखाई देता है। डिसेंबरला मुंबईला यायचं का अशी विचारणा सुरुवात झालेली आहे। शासनाने पूर्णपणे रेल्वे सुरुवात केलेली नाही। त्याचबरोबर एसटी महामंडळाचा संप आहे। कोरोनाचा नवा व्हायरस आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती याचा अंदाज कोणाला येत नाही। तेव्हा सर्व 6 डिसेंबरला येणाऱ्या लोकांना माझं असं आव्हान आहे की यावर्षीही आपण येणं टाळावं। शासनाने काढलेल्या नियमाला मान्यता द्यावी आणि आपल्या घरूनच आणि ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी आणि त्याच ठिकाणावरनं आपण बाबासाहेबांना मानवंदना यावर्षी करूया आणि संकल्प करू की बाबासाहेबांचा राजकीय पक्ष याला आपण तारू आणि त्याच्याच बरोबर त्याच पक्षाच्या उमेदवाराला आपण मतदान करू, ही संकल्पना सर्वांनीच घ्यावी अशी मी विनंती करतो। जय भीम। भंडारा से उमरखेड़ जा रहे रास्ते में एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर वाहनों ने भैंसों को चराने के लिए ले जा रहे 2 राहगीरों को ओवरटेक किया और वाहन को रोक लिया। पीड़ित विनोद हरिचंद खेड़कर उम्र 30 साल और शुभम दिनकर खेड़कर उम्र 17 साल दोनों भुगाव तालुका कामठी जिला नागपुर के रहने वाले हैं। दोनों से मारपीट उक्त व्यक्तियों ने मारपीट की, जिसके बाद चाकू के दम पर पीड़ित व्यक्तियों से 15,000 नगद हड़प लिए गए।
बाद में दोनों को कार में बिठाकर मंगलूर के जंगल ले जाया गया, जिसके बाद दोनों से उनके मालिक को फोन करने के लिए कहा गया और ऑनलाइन 10,000 रुपए भेजने की धमकी दी गई, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर फरियादी विनोद खेड़कर ने आर्नी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज की है। फिर्यादी विनोद खेडकर हा दिनांक 18 आणि 19/11/2021 रात्र दरम्यान 3:30 वाजता भंडारा जिल्हा नागपूर येथून आपल्या बोलेरो पिकअपमध्ये म्हैस घेऊन उमरखेड येथे जात असताना यवतमाळ नंतर तरोडा या गावाजवळ मागून येणाऱ्या 4 व्हीलर स्विफ्ट डिझायर या गाडीतील लोकांनी त्यांना थांबून त्यांच्याकडून 15,000 रुपये जबरदस्तीने हिसकावून घेतले आणि त्यानंतर यातील फिर्यादी आणि त्याचा भाऊ याला आपल्या स्विफ्ट डिझायरमध्ये बसून मांगूळ या जंगलामध्ये नेऊन चाकूचा धाक दाखवून त्याच्या मालकाकडून आरोपींनी आपल्या मित्राच्या मोबाईलवर गुगल पेच्या माध्यमातून 10,000 रुपये ट्रान्सफर करून घेतले आणि त्या फिर्यादी आणि त्याच्या भावाला तिथं सोडून दिले। यावरून आज आम्ही गुन्हा दाखल करून यातील आरोपी त्यांना एलसीबीच्या मदतीने ताब्यात घेतलेले आहे। पुढील तपास चालू आहे। नेपानगर के अंधारवाड़ी गांव में पुरानी परंपरा देखने को मिली। यहाँ एक पिता अपनी पुत्री को लेने बैलगाड़ी पर सवार होकर बेटी के ससुराल पहुंचा। आज के आधुनिक दौर में यहाँ लगभग लोगों के पास अपने अपने घरेलू संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी नेपानगर स्थित एक पिता अपनी बेटी को लेने उनके ससुराल बैलगाड़ी से आया था। इस सुनहरे पल को घर के लोगों सहित आसपास में रहने वाले लोगों ने अपने मोबाइल और तस्वीरों में कैद किया। सोशल मीडिया पर वायरल कर दी ये तस्वीरें। लोग यह तस्वीर खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि अंधारवाड़ी गांव के रहने वाले भागवतराव चौहान की बेटी पूजा की शादी गांव में ही रहने वाले संभाजी पाटनकर के पुत्र शुभम से 2 दिन पहले हुई थी, जिसके बाद इसी के चलते परंपरा अनुसार अंधारवाड़ी के किसान भागवतराव चौहान अपनी बेटी पूजा को बैलगाड़ी से लेने उसके ससुराल पहुंचे, जहां ससुराल पक्ष ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां बेटी पूजा भी पिता की बैलगाड़ी पर बैठकर अपने मायके पहुंची। शामराव पाटनकर अंधारवाड़ी। मेरे पुत्र शुभम पाटनकर का विवाह भागवतराव वामनराव चौहान की कन्या पूजा के साथ 29/11 को संपन्न हुआ। उसके उपलक्ष्य में सत्यनारायण की कथा का कार्यक्रम 1/12 को रखा गया था। उसमें दुल्हन वालों ने जो भारतीय परंपरा पुरानी चली आ रही है, बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई के लिए कार्यक्रम रखा था। बहुत सुंदर लगा, सभी रिश्तेदार को बहुत आनंद आया और सभी लोगों ने आगे ये नई परंपराएं छोड़ के पुरानी परंपरा का पालन कर, जिससे भारतीय संस्कृति हमेशा लोगों को याद रहे, आने वाले बच्चों को भी याद रहे कि भारतीय पुरानी संस्कृति में कितना आनंद है। मोहनलालगंज ब्लॉक के रामपुरा निवासी दलित ग्राम प्रधान भोलानाथ रावत ने अपनी पंचायत में सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने का बीड़ा प्रधान बनने के तुरंत बाद ही उठाया था, जिस पर उन्होंने लगातार सरकारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बच्चे जमीन पर टाट पट्टी और चटाई पर बैठते थे, जो पठन पाठन के लिए उचित नहीं था। इसी के चलते दिनांक 3 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालय नारायण खेड़ा में बच्चों को बैठने के लिए उन्हें सीट बेंच की समुचित व्यवस्था कराई गई, जिस पर विद्यालय के सभी बच्चे और अध्यापक प्रधान का बहुत आभार प्रकट किया गया। इस पहल को लेकर ग्राम पंचायत स्तर के उन सभी सरकारी विद्यालयों में ऐसी बात होनी चाहिए जहां पर बच्चों को पठन पाठन सामग्री तथा बैठने जैसी मूलभूत समस्याएं हैं। ऐसे में जिम्मेदार व्यक्ति जो पंचायत का प्रधान या मुखिया हो, उसको शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारा प्लान था, मन में प्लान उसी दिन हो गया था जिस दिन हम को हमारी ग्राम सभा की जनता ने भारी मतों से विजयी बनाई थी। क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से विद्यालय में शिक्षण कार्य कर ही रहे थे, अच्छे प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल में। तो यहाँ पे हम पहली मीटिंग जब उतरावा विद्यालय में किए तो हमने देखा कि वहाँ पे बच्चे सीट पे बैठे हैं। बाकी हमारी ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं, रामपुरा, शिवपुरा, नारायणखेड़ा, वो ज़मीन पे बैठे हैं मिले। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। उसी दिन हमारे मन में ये जो है दृढ़ संकल्प हो गया था कि जैसे ही मुझे
चार्ज मिलेगा, मौका मिलेगा, तो हम प्राथमिकता के तौर पर नंबर 1 पर हम विद्यालय में बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे। ये हमारा संकल्प था और वही हमने जो है पूरा करने की कोशिश किया और आगे भी विद्यालय की तरफ हमारी सोच बड़ी लंबी है। वहाँ पे बहुत सारे काम करवाना है मुझे। विद्यालय में जितने भी ज़रूरी काम हैं उनको जितना जल्दी अतिशीघ्र हमसे हो सकेगा उतना हम कराएंगे, विद्यालय को अच्छा बनाएंगे। जैसे हमारे नारायणखेड़ा विद्यालय की बाउंड्री गिरी पड़ी हुई है, ये प्राथमिकता पर है और जैसे ही हमें सफलता मिलेगी अपने कार्य में वैसे ही बाउंड्री का कार्य हम वो भी पूरा कराएंगे। और भी यहाँ कार्य नल संबंधित हैं, पानी संबंधित हैं, जो कुछ अधूरे काम पड़े हैं, रास्ते पथ संबंधित हैं, वो भी काम हम जो प्राथमिकता से कराएंगे। और यहाँ पे जितने भी कार्यरत हमारे शिक्षक बंधु हैं उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि बच्चों को जितना अच्छा से अच्छा पढ़ा करके लिखा करके तैयार करें, उसमें उनका भी आगे नाम रोशन होगा। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, लखनऊ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन पर सतत चेकिंग अभियान पर पुलिस टीम बोर तालाब को अवैध शराब परिवहन की रोकथाम पर एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब एवं एक इनोवा कार जुमला कीमती 10,45,000 रुपए का माल बरामद हुआ है। जिला राजनांदगांव एवं जिला गोंदिया के सरहदी थाना क्षेत्रांगत बेहतरीन सामंजस्य एवं सहयोग उपरांत ये सफलता मिली है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस थाना बोरतलाव द्वारा दिनांक 1/12/2021 को शाम के समय आकस्मिक मोबाइल चेकिंग कार्यवाही छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के करीब मेन रोड पर करने के दौरान रात के समय महाराष्ट्र सीमा की ओर छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश कर रही एक इनोवा वाहन CG07 AK8106 में अवैध शराब परिवहन करते हुए 30 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कीमती 1,95,000 रुपए एवं अवैध परिवहन में संलिप्त इनोवा वाहन कीमती 8,50,000 रुपए, कुल कीमती माल 10,45,000 रुपए को जब्त करने एवं आरोपी विनोद साहनी उर्फ कल्लू, श्याम बिहारी उम्र 29 साल, निवासी मल्लाह पारा, थाना सुपेला दुर्ग को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हुई है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 83/2021 धारा 34(2) अब एक्ट का पंजीबद्ध किया गया और गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में भेजा गया। बेलसर गोंडा के ग्रामीण डाकघरों में तैनात पोस्टमैन और पोस्टमास्टरों को आधार कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा पास करने वाले लोगों को अपने क्षेत्र के डाकघरों में रहकर आधार कार्ड बनाने एवं आधार कार्ड अपडेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे बेलसर क्षेत्र के 16 ग्रामीण डाकघरों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही लाखों लोगों का अब घर बैठे आधार कार्ड बनवाने का सपना पूरा हो जाएगा। ऊपर डाकघर पर तैनात पोस्ट मास्टर अरविंद शुक्ल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों पर तैनात पोस्टमैन को अपने क्षेत्र के गाँवों में अपने सीमा क्षेत्र में आधार कार्ड बनाना है। वही मोबाइल अपडेशन, बायोमेट्रिक तथा नए बच्चों का आधार कार्ड जिनकी उम्र 0 से 5 साल के बीच है उनका निःशुल्क बनाना है। आधार कार्ड अपडेशन के लिए 50 तथा बायोमेट्रिक के लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। बेलसर उप डाकघर के 16 ग्रामीण डाकघरों जैसे आदमपुर, बरसाड़ा, बक्सेला, बड़नापुर, चंगेरी, देवरदा, डीडी, सियाकला, गोपीपुर, लीलोई कला, मुगरा बाजार, नागदही, नीररपुर, सिसई, परसदा, सुसुंडा, उमरापुर, चौहान ग्रामीण डाकघरों में पोस्टमैन तथा पोस्टमास्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो उम्मीदवार पास हो रहे हैं उनको आधार कार्ड बनाने पर व अपडेशन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। आधार कार्ड बनाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भारत की पहली एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रही अंजू बॉबी जॉर्ज को विशेष एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंजू को भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अंजू ने साल 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था।
भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंप स्टार अंजू अभी भी इस खेल में सक्रिय है। 2016 में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए एक प्रशिक्षण एकेडमी खोली, जिससे पहले ही विश्व अंडर 20 पदक विजेता तैयार करने की मदद की है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में वे अपनी भूमिका निभा रही है। उन्होंने लैंगिक समानता के लिए एक निरंतर आवाज उठाई है। इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज।